नमस्कार मित्रों, आप सभी का अनुज हिंदी यूनिवर्स चैनल पर मैं भीमसेन गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अभी तक मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 भाग अपलोड किए हैं और ये 5वां भाग है जो परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और ये 5 भाग अगर आप देख कर जाते हैं तो आपको कोई अन्य प्रश्नों को देखने की आवश्यकता नहीं है। सारे के सारे प्रश्न परीक्षा से संबंधित जितने भी हैं मैंने सारे 5 भागों में अपलोड कर दिया है। और ये 5 भाग ही अगर आप देख कर जाएंगे तो बोर्ड परीक्षा में एक एक प्रश्न मिलेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, जब भी परीक्षा का पेपर आपका हो जाएगा तो मैं देखिएगा एक एक प्रश्न उसी 5 भागों से ही निकाल करके क्लिप बना करके आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा और जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। समझ गए मित्रों? तो आज का जो भाग है वो 5वां भाग है और जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। यानी यहाँ पर बात पूछी जा रही है कि पूर्व मध्यकाल ये कहा जा रहा है कि किस काल को कहा जाता है। ये काल है, किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। तो इसको जानने के लिए जरा हम सभी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के बारे में थोड़ा सा हम अध्ययन करेंगे। तो हम यहाँ साइड में लिख कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पहला जो काल है वो है आपका आदिकाल। और आदिकाल की जो कालावधि है ना, जो अन्य नाम जो पूछ रहा है, तो आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं इसको हम? वीरगाथा काल। आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है। इसी को हम चारण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चारण काल। और इसी को हम सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं। ये याद होना चाहिए आपको, सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल ये आदिकाल का ही नाम है। और इसी को वीरगाथा काल, इसी को चारण काल, इसी को सिद्ध सामंत काल और इसी को बीज वपन काल भी कहा जाता है। तो कभी कभी ये प्रश्न आ जाता है, एक ही प्रश्न में मैं कई प्रश्न आपको दे दूंगा, आपको ज़्यादा किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आदिकाल को अन्य किन किन नामों से जानते हैं। तो आदिकाल को वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल और बीज वपन काल कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसलिए किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, तो ये तो बिल्कुल होगा नहीं। दूसरा दिया हुआ है आपका भक्ति काल। जरा हम पेन चेंज कर देंगे यहाँ पर। दूसरा कौन सा काल है आपका? भक्ति काल। और भक्ति काल को ही मित्रों कहा जाता है पूर्व मध्यकाल। क्या कहा जाता है? पूर्व मध्य काल। ये भक्ति काल को कहा जाता है पूर्व मध्यकाल। पूछ क्या रहा है, पूर्व मध्यकाल किसको कहा जाता है? तो पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को ही कहा जाता है, जो कि आपको उत्तर मिल गया है। अगला कौन सा काल है? रीति काल है। और रीति काल के बारे में मैंने भाग 3 में खूब बढ़िया से समझाने का प्रयास किया है। आप भाग 3 या भाग 4 आप देख लेंगे तो आपको रीतिकाल देखने को मिल जाएगा। तो भाग 4 में रीतिकाल का वर्णन है और रीतिकाल को ही क्या कहा जाता है? उत्तर मध्यकाल की संज्ञा दी गई है। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लेंगे। और अगला कौन सा काल है? आधुनिक काल। क्या है? आधुनिक काल। और आधुनिक काल को क्या कहा जाता है? आधुनिक काल इसको कहा जाता है मित्रों गद्य काल। क्या कहा जाता है इसको? गद्य काल की संज्ञा दी गई है। तो एक ही प्रश्न से मैंने सारे प्रश्न बता दिए। क्या क्या बताया कि आधुनिक काल को किन नामों से जानते हैं? तो आधुनिक काल को वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल और बीजोपन काल कहा जाता है मित्रों। भक्ति काल को ही हम पूर्व मध्य काल कहते हैं, रीति काल को हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं और आधुनिक काल को हम गद्य काल की संज्ञा देते हैं, जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग जरूर नोट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि आनंद कादम्बनी पूछ रहा है कि आनंद कादम्बनी के पत्रिका के संपादककार कौन है। क्षमा करेंगे, थोड़ा सा ये जो है माइक हमारी जो है नीचे गिर गई है, इसको जरा हम यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है, मजबूती के साथ, जो गिरेगा नहीं, ठीक है। तो आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन से हैं? तो आनंद कादम्बनी पत्रिका बहुत इंपॉर्टेंट पत्रिका है। और पत्रिकाओं के बारे में हम बात करें तो इसमें एक ऑप्शन में दिया है क्या, देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हम पूरा नाम लिख दें, महावीर
प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये पूरा नाम है जो मैंने संक्षिप्त रूप में लिखने का प्रयास किया। देखिए यहाँ पर म, प्र और द्विवेदी लिखा है मैंने, तो इनका पूरा नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये किस पत्रिका के संपादक कार रहे हैं? सरस्वती पत्रिका के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। सरस्वती पत्रिका के संपादक कार कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कार ये थे सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कार कब बने, तो आपको 1903 बताना है। इसके अलावा कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सरस्वती पत्रिका के इसके पूर्व संपादक कार का नाम पूछ लेता है। इसके पूर्व संपादक कौन थे? तो पूर्व संपादक इसके थे बाबू श्याम सुंदर दास। मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, बाबू श्याम सुंदर दास, ये जो थे ये पूर्व संपादक थे। प्रथम संपादक की बात जब आएगी तो अगर हम प्रथम संपादक कार की बात करेंगे तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं प्रथम, ठीक है। प्रथम संपादक कार जो थे वो बाबू श्याम सुंदर दास ही थे। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कार कौन थे, तो बाबू श्याम सुंदर दास। और सरस्वती पत्रिका के संपादक कार 1903 में कौन थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये द्विवेदी युग की ही पत्रिका है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आनंद कादम्बिनी संपादक कार कौन है, तो आपको उत्तर मिल गया। इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी तो बिल्कुल नहीं होंगे। फिर अगला दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। जरा हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कवि हैं या लेखक हैं, ये भारतेंदु युग से संबंध रखते हैं। किस युग से रखते हैं? भारतेंदु युग से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनका भी संबंध किस युग से है? इनका संबंध द्विवेदी युग से है, ये पूरा नोट कर लेंगे। और इन्हीं के नाम पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा है। कभी कभी ये भी प्रश्न बन जाता है कि द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके नाम पर पड़ा है, तो भारतेंदु युग के नाम पर पड़ा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था, जो बहुत पूछा जाता है। एक है कौन सा? कवि वचन सुधा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका कभी कभी सन पूछ लेता है मित्रों, तो इसका सन है 1868 ईस्वी में, ठीक है। और ये कैसी पत्रिका है तो मैं बता दूं, एक ये मासिक पत्रिका है। कैसी पत्रिका है? ये एक मासिक पत्रिका है, जो कहाँ से प्रकाशित होती थी? काशी से। जो पूछा जाता है कभी कभी इसका प्रकाशन स्थल क्या है, किस प्रकार की पत्रिका है, तो ये मासिक पत्रिका है। इसके संपादक कार कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। किस युग से इसका संबंध है, तो भारतेंदु युग से है। इसके अलावा इनकी एक और पत्रिका कौन सी है? हरिश्चंद्र मैगजीन। कौन सी है? हरिश्चंद्र मैगजीन, ठीक है। और ये पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? 1873 में। बहुत पूछी जाती है पत्रिका। और कभी कभी इसके बारे में पूछ लेता है कि 8 अंकों के बाद इस पत्रिका का क्या नाम पड़ गया था, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 8 अंकों के बाद, 8 अंकों के बाद इस पत्रिका का नाम हो गया था, 8 अंकों के बाद इसका नाम बदलकर, 8 अंकों के बाद नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्रिका है मित्रों, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखेंगे। तो इसको हम जरा अंडरलाइन कर दे रहे हैं लाल पेन से, देखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम स्टार भी बना दे रहे हैं, ठीक है। कितने अंकों के बाद? 8 अंकों के बाद। इसके नीचे भी हम रेखांकन कर दे रहे हैं। तो हरिश्चंद्र मैगजीन का जब संपादन पूछा जाएगा किसके द्वारा किया गया, तो हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन भी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। किस सन में किया गया था? 1873 में। 8 अंकों के बाद इसका नाम बदल करके क्या हो गया? हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। और इसके बारे में भी बता दूं मित्रों कि ये भी पत्रिका काशी से ही प्रकाशित होती थी, और इसके साथ साथ इसकी जो प्रवृत्ति थी, आवृत्ति जो थी, वो भी आपकी मासिक ही थी, ठीक है। ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने एक और पत्रिका का संपादन किया था, जिसका नाम था क्या? जिसका नाम था बाला बोधनी। क्या नाम था मित्रों? बाला बोधनी। तो बाला बोधनी भी जो है ये भी पत्रिका ही है इनकी। किसकी? बाला बोधिनी। और ये बाला बोधनी जो पत्रिका प्रकाशित हुई थी, ये प्रकाशित हुई थी आपकी किस सन में? ये प्रकाशित हुई थी आपकी 1874 ईस्वी में, ठीक है। 1874। और इसकी भी आवृत्ति कैसी थी? तो ये भी एक मासिक ही थी, ठीक है, मासिक। और इसके संपादक कार कौन है? फिर यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम,
भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। और ये पत्रिका 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए, स्त्री शिक्षा हेतु, ठीक है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, स्त्री शिक्षा हेतु इस पत्रिका का संपादन किया था। तो स्त्री शिक्षा हेतु भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ये प्रश्न अगर आ जाए तो इसमें उत्तर आपको क्या बताना होगा? बाला बोधनी। और बाला बोधनी के साथ साथ ये पत्रिका 1874 में प्रकाशित हुई थी। कैसी पत्रिका है? एक मासिक है और इसके संपादककार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, और स्त्री शिक्षा हेतु ये पत्रिका संपादित की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने भारतेंदु के बारे में सब बताने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर उत्तर तो ये आनंद कादम्बिनी होगा नहीं। तो अगला कौन सी पत्रिका है? प्रेमघन है। प्रेमघन का पूरा नाम सुना होगा, इनका पूरा नाम है मित्रों बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो इसका उत्तर क्या होगा? यही सही होगा, क्योंकि आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है वो प्रेमघन की पत्रिका है। और यहीं पर मैंने जरा एक्सप्लेन कर दूं, ये पत्रिका जो है मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। मिर्जा प्रकाशन स्थल भी पूछ लेता है। तो ये पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? मिर्जापुर से। और ये भी, इसकी आवृत्ति कैसी थी? तो इसकी भी आवृत्ति जो थी वो मासिक ही थी, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आप प्रताप नारायण मिश्र देख रहे हैं ना, प्रताप नारायण मिश्र ने एक ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। किस पत्रिका का संपादन किया था? ब्राह्मण पत्रिका। और इस पत्रिका के आवृत्ति के बारे में अगर हम जानकारी करें तो ये भी एक मासिक पत्रिका थी, ठीक है। और कभी कभी इसका सन पूछ लेता है, तो 1883 ईस्वी में, ठीक है। ये ब्राह्मण पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कानपुर से, ठीक, ये आप ध्यान रखेंगे, कानपुर से। और प्रताप नारायण मिश्र का जन्म भी कानपुर में ही हुआ था। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर कई प्रश्न बन गए। प्रश्न ये बना कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादककार कौन है? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ब्राह्मण पत्रिका की आवृत्ति कैसी रही है? तो ब्राह्मण पत्रिका की आवृत्ति जो रही है वो मासिक आवृत्ति रही है। इसके साथ साथ इसका प्रकाशन सन पूछ ले तो 1883 ईस्वी है। कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये कानपुर से प्रकाशित होती थी। बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है। तो इसका उत्तर प्रताप नारायण मिश्र तो है नहीं, तो उत्तर क्या मिल गया आपको? प्रेमघन मिल गए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से तीसरा प्रश्न क्या है कि आदिकाल का एक अन्य नाम पूछ रहा है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? आदिकाल का एक अन्य नाम। तो मित्रों हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि आदिकाल का एक अन्य नाम क्या है। जैसे इसमें पहला पूछ रहा है सिद्ध सामंत काल। जैसा कि पहले ही हमने इसके बारे में बताया था कि आदिकाल को ही सिद्ध सामंत काल कहा जाता है। तो उत्तर तो आपको मिल गया। उत्तर कौन सा मिल गया? पहला उत्तर आपको मिल गया, क्योंकि इसके बारे में हमने बता दिया था। श्रृंगाल काल आप सभी को मैंने बता दिया है कि श्रृंगाल काल जो कहा जाता है वो रीति काल को कहा जाता है। और इसके बारे में मैंने आपको भाग 4 जो पढ़ाया है, तो भाग 4 में बहुत स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया है। और ये जो स्वर्ण युग देख रहे हैं, ये स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को, ठीक है मित्रों। तो ये पॉइंट नोट कर लेंगे, भक्ति काल को ही स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से अलंकृत काल। अलंकृत काल के बारे में भी मैंने आपके बारे में चर्चा की है। जो अलंकृत काल है वो इसको किसने कहा है? आपको मैंने बता रखा है, मिश्र बंधुओं ने कहा है, ठीक है। यहाँ पर आया है तो इसलिए इसको मैं दोबारा बता दिया इसको, ठीक है। अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है, ठीक। मिश्र बंधुओं की जानकारी मैंने भाग 4 में कर दी है, इसको आप लोग देख लेंगे। उसके बाद से अगला प्रश्न क्या है? राम भक्ति शाखा के कवि नहीं पूछ रहा है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कभी कभी हम लोग नहीं वाले शब्द पर ध्यान नहीं देते हैं, जिससे हमारा प्रश्न क्या हो जाता है? गलत हो जाता है मित्रों। तो ये पॉइंट आप लोग नोट करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि राम भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। तो जरा हम चार्ट बनाएंगे पहले, कि जैसे आदिकाल आता है, फिर आता है आपका भक्ति काल आता है, और भक्ति काल को ही स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दें स्वर्ण, भक्ति काल को क्या नाम जानते हैं? स्वर्ण युग। और इसको अगर हम विभाजन करेंगे तो इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक तो आपका सगुण भक्ति काव्य धारा आता है। क्या आता है मित्रों? सगुण भक्ति काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा, ठीक है। और दूसरा क्या आता है आपका? निर्गुण भक्ति काव्य धारा, निर्गुण भक्ति काव्य धारा, ठीक है। अब जब इसका विभाजन करते हैं तो मैं बता दूं, सगुण भक्ति काव्य धारा को 2 भागों में बांटते हैं, ठीक है। एक आपका क्या आता है? राम काव्य, जिसको हम रामाश्रयी भी कह सकते हैं, राम काव्य। और इसको कहते हैं हम कृष्ण काव्य, जिसको हम कृष्णाश्रयी शाखा भी कह सकते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए मैंने शार्ट लिख दिया है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम राम काव्य यानी रामाश्रयी शाखा, इसको हम कृष्ण काव्य यानी कृष्णाश्रयी शाखा। अब राम काव्य में कौन से कवि आते हैं, कृष्ण काव्य में कौन से कवि आते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। राम काव्य में आप सभी ने तुलसीदास का नाम सुना होगा। इसका नाम सुना है तुलसीदास। अब तुलसीदास के बारे में मैंने चर्चा जो अन्य भाग में हमने किया है उसमें कर दिया है, एक बार फिर से बता दूं। तुलसीदास जी का संबंध जो था वो रामाश्रयी शाखा से था, और रामाश्रयी शाखा के साथ साथ ये क्या नाम है, इनके गुरु का नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो रामाश्रयी शाखा के कवि रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास, इनके गुरु का नाम बताएं नरहरिदास, जिसको हम नरहरियानंद के भी नाम से जानते हैं, और इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। ठीक है, और ये रचना बहुत लिखे हैं, इसलिए पूछा क्या जा रहा है कि क्या ना पूछा जा रहा है, राम भक्ति शाखा के कवि कौन से इसमें नहीं हैं। तो राम भक्ति शाखा के कवियों की बात अगर हम करें तो राम भक्ति शाखा में आपके अग्रदास जी भी आते हैं। कौन आते हैं आपके, अग्रदास जी भी आते हैं। इसके साथ साथ इसमें तुलसीदास तो आप लोग सुन ही लिए हैं, इसके अलावा इसमें कौन से आते हैं आपके, नाभादास भी आते हैं। कौन आते हैं आपके, नाभादास, ये भी आपके इसमें कवि आते हैं। इसके अलावा इसमें प्राणानंद चौहान भी आते हैं। कौन आते हैं, प्राणानंद चौहान। ठीक है, इसके अलावा केशवदास भी आ जाते हैं इसमें। केशवदास को भी हम रीत काल में भी रखते हैं और इनको हम राम काव्य में भी रखते हैं। कृष्ण काव्य में आप लोग सूरदास का नाम सुने होंगे। किसका नाम सुने होंगे, सूरदास का नाम सुने होंगे। और आप लोगों ने कृष्णदास का नाम सुना होगा, और मीराबाई जी का नाम सुना होगा। मीराबाई भी इसी में आती हैं। इसके साथ साथ क्या नाम है, चतुर्भुज दास का नाम सुना होगा। चतुर्भुज दास का नाम सुना होगा। ये सूरदास, कृष्णदास, मीराबाई, चतुर्भुज दास। इसके अलावा इसमें आपके आते हैं कौन, छीत स्वामी जी भी आते हैं। इसके अलावा परमानंद दास भी आते हैं, परमानंद दास भी आते हैं। मित्रों मैं बता दूं, जितने भी अष्टछाप समुदाय के कवि हैं उन सभी का जो संबंध है वो किससे है, कृष्ण काव्य धारा से ही है। तो इसमें प्रश्न क्या कह रहा है कि राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, तो राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है, राम भक्ति शाखा के कवि नाभादास जी तो हैं ही, तुलसीदास जी भी हैं, देखिए नाम लिखा हुआ है आपका, अग्रदास जी भी हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए आपको मिल रहा है कौन सा, चतुर्भुज दास। और चतुर्भुज दास का नाम मैंने किसमें बताया है, आपको मैंने बता दिया है कृष्ण काव्य में। इसलिए पूछा क्या जा रहा है, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है, इसलिए उत्तर इसका ये सही हो जाएगा। बाकी इन विकल्पों को हम क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो इसमें आपको उत्तर मिल गया। मित्रों अब जरा हम बात करेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों की। तो एक चार्ट हमारा उधर से बना हुआ है, तो इसको हम हटाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जगह ना होने के कारण हम इसको यहाँ समझते हैं। ठीक है, अब हम इसका यहाँ पर निर्गुण भक्ति काव्य धारा समझाने का प्रयास करेंगे। निर्गुण भक्ति काव्य धारा, ठीक है। और इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक आपका आता है क्या, ज्ञानाश्रयी शाखा। कौन आते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा। और इधर आ जाता है आपका, एक आ जाता है आपका प्रेमाश्रयी शाखा। ये है, दो भाग हैं इसके, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के दो भागों में बांटा गया, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। अब इसका जब हम विभाजन करेंगे तो ज्ञानाश्रयी शाखा में कौन कौन आते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा में आपके कबीर दास जी भी आते हैं। इसके अलावा इसमें आपके मलूक दास आते हैं, मलूक दास। इसके अलावा इसमें धर्मदास जी भी आते हैं। इसके अलावा इसमें गुरु नानक जी भी आते हैं, गुरु नानक। फिर इसके अलावा इसमें रज्जब आते हैं, इसके अलावा इसमें दादू दयाल जी आते हैं, मतलब ये इम्पोर्टेंट है। कबीरदास के बारे में भी कभी कभी प्रश्न पूछता है, तो ये सभी ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पर हम नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4 5 और 6, ये सब इतने कवि हैं। प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, प्रेमाश्रयी शाखा में आप लोगों ने जायसी का नाम सुना होगा, जायसी जी का नाम सुना होगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने कुतुबन का नाम सुना होगा, इसके अलावा आपने मंझन का नाम सुना होगा,
मंझन, इसके अलावा आपने उस्मान जी का नाम सुना होगा, ठीक है। ये सब हमारे प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो कभी कभी ये प्रश्न यहाँ से बनता है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कवि हैं जिनका संबंध ज्ञानाश्रयी शाखा से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे कवि हैं जिनका संबंध प्रेमाश्रयी शाखा से नहीं है, या प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं या प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं और ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं। तो सब आपके सामने लिखा हुआ है। अब जरा हम यहाँ पर कबीर दास के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ जाता है। तो कबीर दास के गुरु का नाम कभी कभी पूछा जाता है। तो कबीर दास के जो गुरु का नाम था वो रामानंद था, और रामानंद के कभी गुरु का पूछा जाए तो रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है। गुरु परंपरा अगर पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे। और कबीर दास जी की महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो साखी है, ठीक है, साखी। दूसरी कौन सी है? शबद। और तीसरी कौन सी है? रमैनी। ये रचनाएं तीनों किससे संबंध रखती हैं? वो कबीर दास जी से, ठीक है। और कबीर दास जी का जो जन्म कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। कबीर दास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कबीर दास जी का जन्म काशी में हुआ था, ठीक है। मृत्यु स्थान अगर पूछा जाए तो मृत्यु स्थान इनका क्या है? मगहर है, ठीक है। मगहर में जाकर के इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने स्वयं अपने बारे में कहा है, काशी में हम प्रगट भये रामानंद चिताए, यानी इन्होंने कहा है कि हमारे गुरु का नाम रामानंद है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? तो काशी में हुआ था। और कहीं कहीं ये देखने को आपको बुक में मिलेगा, कभी कभी एक तालाब का नाम पूछा जाता है। उस तालाब का नाम क्या था? लहर तारा नामक तालाब, ठीक है। लहर तारा नामक तालाब के किनारे जी कबीर दास जी पाए गए थे, ठीक है। और इनका लालन पालन जो किसने किया था? वो नीरू और नीमा। किसने किया था? नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया था। तो अब इसकी माता इसमें कौन है? तो अगर हम कबीर दास जी की माता की बात करेंगे ना, तो कबीर दास की माता कौन है? इसमें माता इनकी ये है नीमा। और अगर हम पिता की बात करेंगे तो नीरू कौन है? इनके पिता हैं। नीरू इनके पिता हैं, नीमा इनकी माता का नाम है। और कभी कभी पूछ लेता है कि किसके समकालीन कवि थे कबीर दास जी? तो कबीर दास जी जो थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे। किसके समकालीन कवि थे? सिकंदर लोदी के समकालीन कवि थे, ठीक है। इस चीज़ को जरूर आप लोग याद रखेंगे। तो ये सब रचनाएं आप लोगों को पता हो गई। और जो इम्पोर्टेंट है, पूछा क्या जा रहा है कि हिंदी साहित्य ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि आप सभी को पता हो गया कि तुलसीदास जी का संबंध तो रामाश्रयी शाखा से है, तो ये तो बिल्कुल होंगे नहीं। सूरदास जी का संबंध किससे है? कृष्णाश्रयी शाखा से, वो हमने बता ही दिया है, ये भी इसका संबंध है नहीं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि की बात हो रही है, तो ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत देखिए मैंने कबीरदास का उल्लेख किया है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? कबीरदास आपका सही हो जाएगा। और ये चौथा ऑप्शन जो है जायसी का नाम देखिए मैंने यहाँ पर तारांकित कर दे रहा हूँ, प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत है, इसलिए ये तो बिल्कुल इनका उत्तर होगा नहीं। इसलिए इसमें उत्तर क्या मिला आपको? कबीरदास। अब जरा जायसी के बारे में भी जान लें कि जायसी की कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो बहुत चर्चित हैं। तो जायसी जी की एक रचना है कौन सी? इसको हटा दें मित्रों क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास, ठीक है। जायसी जी की जो रचना है वो है क्या? थोड़ा सा हम लिख दें यहाँ पर जायसी, ठीक है। जायसी इनकी एक रचना कौन सी है? बहुत चर्चित रचना पद्मावत, पढ़ करके जाइएगा। पद्मावत बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इनकी रचना है अखरावट। इसके अलावा इसकी और रचना कौन सी है? आखिरी कलाम। कौन सी है? आखिरी कलाम, ठीक है। पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलाम है, ये रचनाएं बहुत इनकी प्रसिद्ध हैं जायसी जी की। और जायसी जी का जो जन्म हुआ था वो रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान पर हुआ था। कभी कभी ये पूछ लेता है जायस क्या है? जायस इनका जन्मस्थली है, संबंध है इनका जायस से। कहाँ पड़ता है? रायबरेली जिले में। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको, रायबरेली जिले में इनका मतलब जो है जन्म हुआ था, ठीक है। रायबरेली के किस स्थान पर? जायस नामक स्थान पर। तो ये प्रश्न आ जाता है कि जायस नामक स्थान से किस कवि का संबंध है? तो जायसी जी का ही है, ठीक है। और
ये क्या नाम है, इन्होंने अपने बारे में कहा है कि मोहि हसेव या को हरयु हसेव। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसका संबंध किस कवि से है, तो संबंध इनका जायसी जी से है। तो जायसी के बारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली है मित्रों। उसके बाद से क्या नाम है, अगली रचना कौन सी है कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना कौन सी है। यहाँ पर पूछ रहा है आधुनिक काल की कौन सी रचना है, ठीक है। यानी यहाँ पर पद्मावत दिया है, अभी पद्मावत की मैंने चर्चा की ही है। किस में जाएगा पद्मावत? पद्मावत भक्ति काल में रचना है, अभी हमने चर्चा कर ली है। फिर कौन सा है? सूरसागर। सूरसागर की चर्चा अभी हमने कर ही दी है कि सूरदास का जो संबंध है वो कृष्णाश्रयी शाखा से है, और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह है सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ठीक है। तो ये सब रचनाएं सूरदास जी की हैं, और सूरदास जी का संबंध भक्ति काल से था। और भक्ति काल के किस शाखा में? सगुण भक्ति शाखा या निर्गुण भक्ति शाखा? तो इनका संबंध सगुण भक्ति शाखा से था। और किस में आते हैं? सगुण भक्ति शाखा के कृष्णाश्रयी शाखा में आते हैं, इसलिए ये तो विकल्प होगा नहीं। उसके बाद से बचा आपका क्या? रामचंद्रिका। और रामचंद्रिका की चर्चा तो हमने कर ही दी है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका केशवदास की रचना है, ठीक है। और केशवदास को ही कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कभी कभी एक प्रश्न और आता है, कठिन गद्य का प्रेत और कठिन काव्य का प्रेत, तो लड़का वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। तो मित्रों मैं बता दूं, कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है किसे? कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है अज्ञेय जी को, जिनका नाम है पूरा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये पूरा नाम है, जिनको जो है कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। और कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। तो इसमें कौन सी रचना बच गई? यानी ये तो बिल्कुल होगा नहीं। तो एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन हमने हटा दिया। तीसरा ऑप्शन कौन सा बना? ये चांद का मुंह टेढ़ा है, यानी उत्तर आपको मिल गया। तो चांद का जो मुंह है वो टेढ़ा है, ये मुक्तिबोध की रचना है। मित्रों अब आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये मेरा आखिरी प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? ये मेरा आखिरी प्रश्न है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देंगे। मुक्तिबोध जी की रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे मुक्तिबोध जी। मुक्तिबोध जी का संबंध किस सप्तक से है? तार सप्तक से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी ये कौन? मुक्तिबोध जी, इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो आपके सामने हमने जो प्रश्न लिखे हुए हैं, सारे प्रश्नों का मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, इसकी व्याख्या हमने कर दी है। इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट कर लेंगे। और इससे संबंधित 5 भाग, ये हमारा 5वां भाग है। 5 भागों को अगर आप ढंग से देखेंगे तो आपको एक एक प्रश्न सही ढंग से सब समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ मैं बता दूं, 5 भागों में गद्य साहित्य का इतिहास मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, वो भी आपको मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, उसको आप सभी लोग देख लेंगे। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।